Welcome to our YouTube channel Audio FM 143। खुराना मेंशन। रावी आराम से बेड पर सोई हुई थी। कल रात अभिमन्यु ने उसे बेड पर सोने से मना किया था। ऐसा नहीं था कि उसे रावी के बेड पर सोने से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन रावी जिस तरह से बिहेव कर रही थी उसे उस बिहेवियर से प्रॉब्लम थी और इसीलिए वो रावी को सबक सिखाना चाहता था। पर रावी अपनी जिद पर अड़ी रही। वो बिस्तर से उठी नहीं तो हारकर अभिमन्यु को ही झुकना पड़ा और वो भी चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। पिछली रात वो ढंग से सोया नहीं था और अब इतना सब कुछ होने के बाद उसका सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उसने रावी से जरा सी भी बहस नहीं की। और अब तकरीबन 9 बजे के आसपास रावी की जब आंखें खुली तो उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, शादी के बाद पहली सुबह मैंने सोचा था कि इस सुबह मैं अपने पति को प्यार से उठाऊंगी, अपने गीले बालों को उसके चेहरे पर लहराऊंगी जिसमें से पानी की बूंदें टिपकेगी और मेरे पति की नींद खराब हो जाएगी। उसे गुस्सा आएगा, लेकिन फिर जब वो मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखेगा तो उसका सारा गुस्सा पिघल जाएगा और वो मुझे अपनी बाहों में समेट लेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अभी तक शॉवर भी नहीं लिया और जब तक मैं शॉवर लूंगी तब तक तो शायद बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। तो क्या करूँ? कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए अब वो सोच में पड़ गई थी। अगले ही पल उसकी नज़र साइड टेबल पर गई जहाँ पर पानी का जग भर के रखा हुआ था। उसने वो जग उठाया और सीधा अभिमन्यु पर उड़ेल दिया। अभिमन्यु गुस्से से चिल्लाता हुआ बिस्तर पर उठकर बैठा। रावी ने वो जग नीचे फेंक दिया और बोली, उप्स, मेरे हाथों से गिर गया। गिरे हुए लोगों की गिरी हुई चीज मेरे हाथ में ज्यादा देर टिक ही नहीं पाए। खैर, गुड मॉर्निंग पतिदेव। आई होप आपको उठाने का तरीका पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मुझे मेरा तरीका पसंद है, तो दूसरों की चॉइस वो अपने पास रखें। रावी रावत दूसरों के बारे में नहीं सोचती और अब तो वो रावी रावत से रावी अभिमन्यु खुराना हो चुकी है। अब तो वो दूसरों के बारे में सोचेगी ही क्या, क्योंकि उसका पति तो खुद हद से ज्यादा मतलबी है। अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो उसने दूसरों की इज्जत से भी खेलना शुरू कर दिया है। अभिमन्यु गुस्से से कांपते हुए बोला, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है मेरे सामने इस तरह से जुबान चलाने की। रावी तिरछा मुस्कुरा कर बोली, लेकिन सॉरी, मेरा खुद की जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए ज़रा इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और रही बात इस सुबह की, तो शादी के बाद की पहली सुबह हर कपल मेमोरेबल बनाना चाहता होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर दूं। अब आपको ये सुबह हमेशा याद रहेगी। ये बोलकर एक बार फिर से मुस्कुराए और फिर वहां से वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अभिमन्यु ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, अच्छा, पहली सुबह मेमोरेबल बनाने का तरीका सिर्फ यही तो नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी पहली सुबह को बहुत ज़्यादा खास बना सकते हैं। रात को तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा बिकॉज मैं खुद बेटर फील नहीं कर रहा था, लेकिन अब आई एम ऑल ओके। तो मुझे लगता है वेडिंग नाइट तो नहीं, लेकिन हमें अपनी वेडिंग मॉर्निंग जरूर सेलिब्रेट करनी चाहिए। रावी ने अपनी कलाई एक झटके से उससे छुड़ाए और बोली, खबरदार, अगर मेरे साथ इधर उधर की कोई हरकत करने की कोशिश की तो अभी तो मैं फिर भी शांत हूँ। अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस की तो रावी रावत तो लिमिट में रहना कभी सीखी ही नहीं, आप बहुत पछताएंगे। अभिमन्यु व्यंग्य से हंसा और बोला, कोई बात नहीं, अगर अपनी बीवी से प्यार करने के बाद पछताना पड़े तो इट्स ओके। ये पतिदेव थोड़ा सा पछता लेगा, लेकिन तुमने मेरी सुबह खास बनाने के लिए इतना कुछ किया है तो बदले में मुझे भी कुछ तो करना चाहिए। ये बोलकर उसने रावी के कपड़ों को एक झटके से खींचा तो उसकी नाइटी शर्ट आगे से फट गई। रावी गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया और अगले ही पल खुद उस पर झुक गया। रावी ने अपने हाथों को उसके कंधों पर रखते हुए उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने उसके हाथों को कसकर अपने हाथों में जकड़ा और फिर बिस्तर पर ऊपर की तरफ लगा दिया। वो रावी की गर्दन पर झुका हुआ अब उसे वाइल्डली किस कर रहा था और रावी अपना चेहरा इधर उधर हिलाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश और मिश्री दोनों कॉलेज पहुंच चुके थे। तभी नायरा ध्रुवांश के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज काफी लेट हो गए तुम। ये बोलते हुए वो उसके गले लगने लगी, लेकिन ध्रुवांश पीछे की तरफ हट गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी नायरा, लेकिन अब प्लीज तुम मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मेरे पास आने से मेरी वाइफ को इनकम्फर्टेबल फील हो। अगर उसे मेरा किसी और लड़की के साथ क्लोज होना नहीं पसंद तो मैं भी ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता। नायरा हैरानी से बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लिए मिश्री बिल्कुल मैटर ही नहीं करती, तो अब तुम इस शादी को कैसे मान सकते हो? तुम तो इस शादी से खुश नहीं थे ना ध्रुवांश? तुम तो मिश्री को डिवोर्स देने की बात
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुवांश बोला, हाँ मैंने कहा था लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अब मैं बस अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज एक्सक्यूज मी। ये बोलकर उसने मिश्री का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। अभी तक मिश्री बेचैन थी ये सोचकर कि कहीं कॉलेज जाकर ध्रुवांश एक बार फिर से बदल ना जाए, लेकिन अब जिस तरह से उसने नायरा को खुद से दूर किया, मिश्री के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बड़े ही प्यार से ध्रुवांश को देख रही थी और ध्रुवांश भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। तभी मिश्री का क्लासरूम आया तो ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ जाकर अपनी क्लास अटेंड करो, मैं दूसरे लेक्चर में तुम्हारा कैंटीन में वेट करूंगा। मिश्री ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अपनी क्लास में चली गई। वहीं अब ध्रुवांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां नायरा फर्स्ट फ्लोर पर जा रही थी, जहां पर कुछ खाली क्लासरूम थे जहां बैठकर स्टूडेंट अपना टाइम पास करते थे। वो भी ऊपर की तरफ आया। एक रूम में आकर उसकी नज़र नायरा पर गई जो वहां टेबल पर बैठी थी और अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। तभी ध्रुवांश उसके सामने आकर खड़ा हुआ। नायरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी वाइफ के साथ लॉयल होना था ना, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? या फिर ऐसा कुछ रह गया जो सुनाने अब तुम स्पेशली यहाँ पर आए हो? ध्रुवांश तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, सुनाने नहीं, कुछ करने आया हूँ। नायरा ने तुरंत पूछा, क्या? ध्रुवांश की तिरछी मुस्कुराहट लंबी हो गई और अगले ही पल उसने नायरा की बैक पर अपना हाथ रखते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसे सामने बने हुए टेबल पर ले गया जो काफी बड़ा था, जहां पर नायरा आराम से लेट सकती थी, लेकिन फिलहाल ध्रुवांश ने उसे सिर्फ टेबल की एज पर बिठाया हुआ था और उसे अपने इंटेंस नजरों से देख रहा था। वो उसकी गर्दन पर झुका और बोला, ये करने? उसकी बात पर नायरा हैरान रह गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी इंटेंस स्माइल आ गई थी। उसने भी अपने हाथ ध्रुवांश के कंधों पर कस दिए। कुछ ही पलों में उसने नायरा का टॉप उसके बदन से उतार दिया और अब नायरा की अपर बॉडी पर सिर्फ उसकी ब्रा थी। ध्रुवांश उसकी क्लीवेज पर झुका हुआ था और उसके सीने को बुरी तरह से चूम रहा था। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और ध्रुवांश ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। वहां पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए वो बेपरवाह था और उसने रूम लॉक नहीं किया था। नायरा ने भी तुरंत अपने कपड़ों को ठीक किया। ध्रुवांश पलटकर पीछे की तरफ देख रहा था जहां पर मिश्री खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ चेरी गाड़ी में बैठी थी और दिव्यांश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दिव्यांश ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी और चेरी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया। चेरी एकदम गुमसुम सी थी। उसके कानों में धरा की कही हुई बातें गूंज रही थी और उसका हाथ उसके पेट पर था जहां उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बेबी को फील कर सकती है। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस 1-1.5 घंटा और उसके बाद तुम पूरी तरह से फ्री हो जाओगी रेड, और मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, अगर वो आज ही तुम्हारी सर्जरी भी कर दे ताकि तुम दोबारा कभी प्रेग्नेंट हो ही ना पाओ। उसकी इस बात पर चेरी की हार्ट बीट जैसे रुक गई। दिव्यांश अब उसे डॉक्टर के केबिन में लेकर आ चुका था। डॉक्टर बोल रही थी लेकिन चेरी को जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। दिव्यांश डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आप चेरी को मेडिकल रूम में ले जाए, तब तक मैं यही वेट करता हूँ। डॉक्टर मुस्कुराए और चेरी की तरफ देखते हुए बोली, आप आइए मेरे साथ। चेरी अपनी जगह से उठी और डॉक्टर के साथ मेडिकल रूम में आ गई। डॉक्टर उसे देखते हुए बोली, आप बेड पर बैठिए, मैं बस 2 मिनट में आई। चेरी ने कुछ नहीं कहा और वो डॉक्टर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद चेरी ने एक बार फिर से अपना हाथ अपने पेट पर रखा और बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ मैं दिव्यांश से प्यार करती हूँ लेकिन ये गुनाह मैं नहीं कर सकती, पर फिर मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी और मायूसी साफ झलक रही थी। जिन लोगों को आगे के एपिसोड जल्दी पढ़ने हो वो TCK पर पढ़ सकते हैं। गूगल पर moonface.stack.me सर्च कर लेना और वहाँ बुक है हर टॉक्सिक बिलियनर नाम से ही, वहाँ आप सिंगल एपिसोड भी पढ़ सकते हो। इसके आगे के एपिसोड वहाँ चैप्टर 49 रियलिटी एक्सीडेंट एंड बिट्रेयल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो चेरी का अबॉर्शन करने वाली थी, वो अब चेरी को मेडिकल रूम में छोड़कर दिव्यांश के पास वापस आई। दिव्यांश अभी भी उनके केबिन में बैठा था और अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। वो आकर दिव्यांश के सामने बैठी और बोली, ये सब क्या है मिस्टर रावत? आप भी जानते हैं कि आपकी वाइफ का अबॉर्शन नहीं हो सकता, और क्यों ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, तो फिर ये सब क्या है? उसकी बात सुनकर दिव्यांश मुस्कुराया। उसने अभी भी अपने फ़ोन की तरफ देखना बंद नहीं किया था। वो अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। वो गेम खेलते हुए ही बोला, आपको पता है पेरेंट्स कहते हैं कि फ़ोन पर गेम ना खेलो, अपने दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ खेलो, लेकिन मैं कहता हूँ कि गेम खेलना ज़्यादा बेहतर है।
दोस्त बनाओगे तो दोस्त तुम्हारे साथ खेल जाते हैं और ऐसा खेलते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को खेल बना लेते हो। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ बोल रहा है उससे वो सब कुछ बोला नहीं जा रहा, उसके लफ्ज उसके गले में अटक रहे हैं। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं मिस्टर रावत, मैं यहाँ पर आपकी बीवी के अबॉर्शन की बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ का अबॉर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसे हॉस्पिटल में लेकर आए। कल आपने जब मुझसे बात की तो मुझे लगा सच में उनका अबॉर्शन करना है। हालांकि मैं हैरान थी क्योंकि मुझे आपसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से बच्चा अबॉर्ट करवाने की बात करेंगे, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, आप डॉक्टर हैं ना? क्या आप मुझे एक चीज़ की दवाई दे सकती है? वो डॉक्टर हैरानी से बोली, किस चीज़ की दवाई मिस्टर रावत? दिव्यांश ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ। जब वो बचपन में छोड़कर गई थी तब भी नहीं हुआ था। उस वक्त भी मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे सब पागल कहते हैं डॉक्टर, क्या मैं आपको पागल नजर आता हूँ? और अगर नजर आता भी हूँ तो इट्स ओके, मैं उसके लिए पागल हो सकता हूँ, वो मेरी रेड है। अगर मैं उसके लिए पागल हो भी रहा हूँ तो इट्स जस्ट ओके। डॉक्टर हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। उन्हें दिव्यांश की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्हें आज दिव्यांश बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसकी बातें भी अजीब और उसके एक्सप्रेशंस भी अजीब। अब दिव्यांश अपनी जगह से उठा और वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। डॉक्टर तुरंत बोली, आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर रावत? कम से कम मुझे बता कर तो जाए कि आपकी वाइफ का क्या करना है। आई मीन उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि वो तो। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, आपको उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डॉक्टर। आप एक बार जाकर मेडिकल रूम में चेक तो कीजिए वहाँ पर मेरी वाइफ है भी या नहीं। उसने पहले भी मेरे अलावा किसी और को चुना था और आज भी उसने किसी और को चुना। मुझे ही गलतफहमी थी कि वो मुझे प्यार करती ही नहीं। इस दिव्यांश रावत को कोई प्यार करता ही नहीं है। सब बस बोलते हैं, लेकिन प्यार कोई नहीं करता, ना कभी किया और ना कभी कोई करेगा। और रीजन पता है क्या है? क्योंकि सबको लगता है दिव्यांश रावत पागल है। हाँ, वो पागल ही तो है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल, जो बचपन में खिलौनों के लिए तरसता हुआ खुद खिलौना बन गया। जब जिसका दिल करता है मेरे साथ खेल लेता है और जब मन भर जाता है तो छोड़कर चला जाता है। ये बोलकर अब दिव्यांश एक बार फिर से मुस्कुराया और फिर तुरंत वहां से बाहर निकल गया। डॉक्टर उसकी इन सब बातों पर तो और भी ज्यादा दंग हो गई थी। अब उसने तुरंत व्योम के नंबर पर कॉल किया, लेकिन व्योम कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था। तो अब उसने धरा के नंबर पर कॉल किया। वही धरा जो सोच रही थी कि उसे चेरी से बात करनी है। वो उसके रूम के आसपास चक्कर लगा रही थी। उसके फ़ोन पर जैसे ही डॉक्टर का कॉल आया उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। उसे पता चला कि चेरी हॉस्पिटल आई हुई है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो पता भी नहीं चला कब दिव्यांश और चेरी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वो तुरंत बोली, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर, आप चेरी का अबॉर्शन मत कीजिएगा, हमें उसका कोई अबॉर्शन नहीं करवाना। उसकी बात पर डॉक्टर तुरंत बोली, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए मिसेज रावत, मैं उनका अबॉर्शन कर भी कैसे सकती हूँ? क्योंकि वो तो। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही धरा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आए और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गई। डॉक्टर ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसने एक बार फिर से धरा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका नंबर लग ही नहीं रहा था। अब डॉक्टर अपनी जगह से उठकर मेडिकल रूम में वापस आए। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला उनकी नज़र बेड पर गई जहाँ से चेरी गायब थी। चेरी को वहां से गायब देखकर उन्हें दिव्यांश की बातें याद आने लगी कि वो मेडिकल रूम में जाकर तो देखे वहां पर उसकी वाइफ है भी या नहीं। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन उन्हें दिव्यांश के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये तो समझ आ गया था कि शायद चेरी दिव्यांश को छोड़कर चली गई है, क्योंकि दिव्यांश की बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। वहीं दूसरी तरह कॉलेज में मिश्री ध्रुवांश की तरफ देख रही थी, जो नायरा के ऊपर झुका हुआ था। वो नायरा की ब्रेस्ट को सक कर रहा था। नायरा ने जैसे ही मिश्री को देखा उसने तुरंत अपने कपड़ों को ठीक कर लिया था। वही मिश्री की आंखों में इस वक्त बेइंतहा आंसू थे। वो अंदर की तरफ आए और ध्रुवांश को देखते हुए बोली, आपको पता है ध्रुवांश, जब कल आपने मुझसे बहुत प्यार से बात की तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि आपका मेरे लिए नज़रिया कभी नहीं बदलेगा। ना जाने आपके दिल और दिमाग में मेरे लिए कौन सी गलतफहमी है।
अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर दूर करती, लेकिन फिर भी मैंने कल कोशिश की, पर आपने तो मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं खुश हो गई कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं गलत थी। जो इंसान गलती करे और उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाए, उससे तो फिर भी सुधरा जा सकता है, लेकिन जो इंसान गलती पर गलती करे और गलती भी ऐसी जिससे दूसरों के इमोशंस, उनका दिल चकनाचूर हो रहा हो और उसे भनक तक ना हो कि वो क्या कर रहा है, उसे क्या ही सुधरा जाएगा। अगर आप शादी के बाद ये सब कुछ नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्या ही फायदा इस शादी का। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुम इस शादी को तोड़ना चाहती हो? वेल, तोड़ भी सकती हो, तुम्हारे लिए कौन सा ये शादी मैटर करती है। जो खुद दूसरों के साथ ना जाने कैसे कैसे रिलेशनशिप में हो, वो मुझे टोंट मारे, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? मिश्री व्यंग्य से हंसी और बोली, अंधे को सब कुछ अंधेरा ही नजर आता है ध्रुवांश, अगर उसे रोशनी नजर आने लगे तो उसमें और बाकी के लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ देख नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि आप कुछ देखना नहीं चाहते क्योंकि आपका ध्यान तो दूसरों की तरफ है, उनसे आपको फुर्सत ही नहीं, तो आप मुझे देखेंगे क्या? लेकिन आपकी भी कोई गलती नहीं है। पागल तो मैं हूं जो आपकी बातों में आई। प्यार तो नहीं था आपसे, लेकिन पता नहीं क्यों आज अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं मान लेती हूं मैं गलत हूं और आप सही, काश मैं भी आपकी तरह सही होती। रिश्ते सिर्फ जिस्म से होते हैं ये समझ पाती, मैं यूं ही आज तक हर चीज दिल से सोचती रही। नायरा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, अगर तुम्हें ये लेक्चर देना है तो प्लीज किसी क्लास में जाकर दो, कम से कम किसी के काम तो आएगा। एक तो तुमने हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया और ऊपर से अब लेक्चर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिश्री बोली, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ नायरा। नायरा तुरंत बोली, अभी अभी कहा तुमने कि तुम ये शादी तोड़ रही हो, तो अब ध्रुवांश तुम्हारा पति कहाँ से हुआ? मिश्री भी ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैंने कहा कि मैं ये शादी तोड़ रही हूँ, लेकिन ये तो नहीं कहा कि ध्रुवांश मेरे पति नहीं है। ये शादी टूट रही है मतलब अब ध्रुवांश के लिए मेरे दिल में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं होगी। उम्मीद होगी ही नहीं तो टूटेगी भी नहीं और तकलीफ भी नहीं होगी। आपको मुझसे आज़ादी चाहिए ना ध्रुवांश, तो ठीक है मैंने दे दी आपको वो आज़ादी। वैसे भी जो तितली एक फूल की हो ही नहीं सकती, उसे पिंजरे में डालने का फायदा ही क्या। आप उड़िए ध्रुवांश, आप उड़िए, लेकिन याद रखिएगा कि एक दिन आप बहुत पछताएंगे। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि प्यार और शादी क्या होती है, उस दिन आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। ये बोलकर अब वो ध्रुवांश के बिल्कुल पास आई। उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा और एक झटके से अपना पहना हुआ मंगलसूत्र खींचा और फिर उस मंगलसूत्र को ध्रुवांश के हाथ पर रख दिया। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मिश्री हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अगर मानते ही नहीं तो पहनाया ही क्यों ध्रुवांश? पहनाते ही नहीं। ध्रुवांश गुस्से से बोला, मेरे मॉम डैड ने जबरदस्ती की मेरे साथ, वरना तुम जैसी लड़की और मेरी बीवी बने इतना गिरा हुआ स्टैंडर्ड नहीं है ध्रुवांश रावत का। ये बोलकर उसने उस मंगलसूत्र को जमीन पर फेंक दिया। मिश्री ने उस मंगलसूत्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी भरी हुई थी, इसलिए उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसने उस मंगलसूत्र के पास आकर उसे उठाया और बोली, कोई बात नहीं, आपको इसे नहीं रखना तो इट्स ओके, इसे मैं रख लेती हूँ, लेकिन अब दोबारा कभी इसे पहनूंगी नहीं ध्रुवांश। काश मेरा कभी आपसे सामना ना हुआ होता तो आज मेरी आंखों में आपकी वजह से आंसू नहीं होते। प्यार तो पता नहीं आपसे हुआ या नहीं हुआ, लेकिन नफरत अब आपसे बेइंतहा हो गई। ये बोलकर उसने अपने आंसू साफ किए और तुरंत वहां से भागते हुए बाहर की तरफ चली गई। ध्रुवांश के चेहरे पर अभी भी गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। नायरा ने तुरंत अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बोली, तुम्हें उसकी वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ध्रुवांश, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज वो मिश्री तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। ध्रुवांश गुस्से से बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मेरा पीछा छोड़ेगी। अरे मैं उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं हूँ। मेरी वजह से वो रावत मेंशन में रह रही है। डैड फाइनेंशियली उसकी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं और मॉम ने तो उसे सिर पर चढ़ा रखा है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना सब कुछ आसानी से जाने देगी। जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। नायरा तिरछा मुस्कुराए और बोली, अगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है तो तुम कौन सा कम हो? उसे उसकी औकात तुम अच्छे से दिखा सकते हो। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल तो थोड़ा प्यार हो जाए। एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत क्रेविंग हो रही है। ये बोलते हुए उसने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और दोबारा उसकी चेस्ट को चूमने लगी। ध्रुवांश के दिमाग से भी अब मिश्री निकल गई थी। वो भी नायरा पर झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा।
एक बार फिर से नायरा के कपड़े नीचे की तरफ सरकने लगे थे और ध्रुवांश के होंठ उसके पूरे बदन पर चल रहे थे। खुराना मेंशन। अभिमन्यु और रावी दोनों बिस्तर पर थे और अभिमन्यु रावी पर पूरी तरह से झुका हुआ था। वो उसके साथ वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था। जिस तरह से वो इंटीमेट हो रहा था रावी को हद से ज्यादा पेन हो रहा था। पहले अभिमन्यु ने सोचा था कि वो रावी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगा, उसे टॉर्चर नहीं करेगा। उसका जो कुछ भी है व्योम के साथ है, लेकिन रावी जिस तरह से उसके सामने एटीट्यूड दिखा रही थी वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो इस हद तक रावी के साथ वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था कि रावी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी अभिमन्यु रुक नहीं रहा था और तकरीबन 3 घंटे वो यूं ही उसके साथ इंटीमेट होता रहा। ना जाने कितनी बार सर्वेंट दरवाजा नॉक करके चली गई थी, लेकिन अभिमन्यु को किसी चीज की कोई टेंशन नहीं थी। उसकी नजरें बस रावी पर थी और रावी अपनी आंखों में आंसू लिए अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। उसका बदन 1% भी अभिमन्यु को रिस्पांस नहीं दे रहा था। आज तक उसने कभी खुद पर कंट्रोल करना नहीं सीखा था। वो ऐसी लड़की थी कि ना उसका अपनी जुबान पर कंट्रोल होता था, ना अपने मूड स्विंग्स पर और ना ही अपनी बॉडी पर, लेकिन आज उसने खुद पर पूरा कंट्रोल रखा हुआ था। बस उसका उसके आंसुओं पर कंट्रोल नहीं था। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर दर्द से तड़पते हुए बोली, मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगी मिस्टर अभिमन्यु खुराना। अभी आप जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो प्यार कहीं से भी नहीं है। कल जो आपने नशे की हालत में मेरे साथ किया वो फिर भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन अब जो आपने किया है आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। अभिमन्यु खुद को उसके अंदर स्ट्रोक करते हुए बोला, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभिमन्यु खुराना को एटीट्यूड दिखाओगी और अभिमन्यु खुराना तुम्हारा एटीट्यूड देखेगा? रियली बेबी, अभी तो तुम रियल अभिमन्यु खुराना से मिली नहीं हो। ये बोलकर उसने एक बार फिर से खुद को हार्डली और फास्टली उसके अंदर स्ट्रोक करना शुरू किया। रावी की दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बदन टूट रहा हो। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेन जिसमें एक लड़की बैठी थी, उसने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर किया हुआ था और अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। वो लड़की काफी डरी हुई लग रही थी। उसकी नजरें बार बार अपने आसपास घूम रही थी और अब ट्रेन चल पड़ी थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं, लेकिन उसे फिलहाल यहाँ से दूर जाना था। जब ट्रेन काफी आगे निकल गई तो उसने अपने चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया और एक गहरी सांस ली। वो लड़की कोई और नहीं चेरी थी। वो अपने पेट पर अपना हाथ रखकर बोली, आई एम सो सॉरी बेबी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपको अपने हाथों से नहीं मार सकती। मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती। मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैं आपके डैड से प्यार नहीं करती, लेकिन उन्हें प्यार करने के चक्कर में मैं आपकी जान ले लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके डैड को आप नहीं चाहिए हो तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मैं आपको खुद से दूर नहीं करूंगी। मैं आपके लिए आपको संभालूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। जानती हूँ दिव्यांश के साथ एक बार फिर से गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास स्ट्रॉबेरी है, उनके पास डैड है, वो उन्हें संभाल लेंगे और अगर कभी उनके पास वापस आ पाई तो जरूर आऊंगी, लेकिन आपको दांव पर लगा कर नहीं। अगर आपको खो दिया मैंने तो खुद को खो दूंगी और अब मेरे अंदर खुद को खोने की हिम्मत नहीं है। ये बोलकर अब उसने अपना सर पीछे सीट से लगा लिया। तब उसकी आंखों से आंसू बहते बहते उसकी आंखें इतनी ज्यादा भारी हो गई कि वो नींद में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। आसपास ज्यादा पैसेंजर नहीं थे और जो थे वो उसकी तरफ देख भी रहे थे, लेकिन चेरी को अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे ये तक नहीं पता था कि जिस ट्रेन में वो बैठी है वो ट्रेन कहाँ जाने वाली है। वही धरा की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और वो गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आए। अंदर वो सीधा डॉक्टर के केबिन में आए और हौंफते हुई बोली, चेरी कहाँ है? वो डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप बैठिए मिसेज रावत। धरा गुस्से से बोली, मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, मुझे चेरी से मिलना है। अगर मुझे पता होता कि वो लोग पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं तो मैं कब की यहाँ पर आ चुकी होती। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने चेरी का अबॉर्शन तो नहीं किया ना? डॉक्टर, हमें उसका अबॉर्शन नहीं करना है। माँ बनना एक औरत के लिए इस कुदरत का सबसे नायाब तोहफा है। हम चेरी को ये गलती नहीं करने देंगे। वो इस वक्त थोड़ा इमोशनल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले डॉक्टर अपनी जगह से उठकर उसके पास आए और उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर बोली, रिलैक्स हो जाए मिसेज रावत, आपको रिलैक्स होने की जरूरत है। अगर आप ही इस तरह से बिहेव करेंगे तो आपके बच्चों को कौन ही संभालेगा? इस वक्त उनको सबसे ज्यादा आपकी ही जरूरत है। धरा उसकी बात पर हैरान हुई और फिर गुस्से से बोली, चेरी को तो संभाल लूंगी, लेकिन दिव्यांश, उससे तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उसे जन्म में क्यों दिया।
वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। डॉक्टर तकलीफ भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, अब मुझे मिस्टर दिव्यांश रावत की बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है। खैर आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर उसने धरा का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर मेडिकल रूम की तरफ आई। धरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर उसे मेडिकल रूम में लेकर आए और सामने बिस्तर की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ पर चेरी थी लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ से जा चुकी है, शायद आप लोगों की लाइफ से ही जा चुकी है। उन्होंने अपने बच्चे को सेलेक्ट किया और आपके बेटे अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे के लिए उन्होंने दिव्यांश जी को छोड़ा वो बच्चा तो है ही नहीं। मैं उनका अबॉर्शन क्या करूंगी मिसेज धरा रावत, जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। मैंने एक बार नहीं दो बार उनके टेस्ट किए हैं और उन टेस्ट की रिपोर्ट में साफ साफ यही लिखा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, और जब प्रेगनेंसी ही नहीं है तो अबॉर्शन कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर धरा के होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गई और डॉक्टर ने जल्दी से उसे संभाला। वो तुरंत बोली, संभाल कर मिसेज रावत। धरा पैनिक होते हुए बोली, अगर चेरी प्रेग्नेंट नहीं थी तो दिव्यांश ने उसके सामने अबॉर्शन की शर्त क्यों रखी। डॉक्टर उसकी तरफ देखकर बोली, शायद इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उनकी बीवी किसे चुनती है, उन्हें या फिर अपने बच्चे को। और उन्होंने अपने बच्चे को चुना। वो यहाँ से कब की जा चुकी है, वो भी बिना मिस्टर दिव्यांश रावत को बताएं, और जब दिव्यांश जी भी यहाँ से निकले थे तो उनकी हालत काफ़ी खराब थी। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आपको फ़िलहाल अपने दोनों बच्चों को संभालने की ज़रूरत है, आप प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिएगा। ये बोलकर उन्होंने धरा का कंधा थपथपाया और वहाँ से अपने केबिन की तरफ चली गई। धरा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसके कानों में डॉक्टर की कही हुई बातें गूंज रही थी और साथ ही साथ दिव्यांश की बातें भी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो तुरंत बोली, मुझे चेरी को रोकना होगा, वो दिव्यांश को छोड़कर नहीं जा सकती। पहले मैं खुद उसे दिव्यांश से दूर भेजना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अगर इस बार चेरी गई तो दिव्यांश पूरी तरह से टूट जाएगा, नहीं मैं उसे दिव्यांश से दूर नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर उसने अपने कांपते हुए हाथ से चेरी को कॉल किया, लेकिन चेरी का फोन लग नहीं रहा था। धरा रोते हुए बोली, प्लीज चेरी ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज दिव्यांश को छोड़कर मत जाना। बचपन की तकलीफ अब भी उसके अंदर जिंदा है। वो आज तक बचपन की बातों को नहीं भुला पाया है। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो पता नहीं वो कभी संभाल भी पाएगा या नहीं। ये बोलते हुए उसने एक आखिरी बार चेरी को कॉल किया, लेकिन इस बार भी चेरी का कॉल नहीं लगा और अब जैसे धरा की उम्मीद भी टूट गई। अब उसने दिव्यांश को कॉल किया और दिव्यांश के फोन पर बेल जा रही थी। धरा ने राहत की एक सांस ली। वो बस इंतजार कर रही थी कि दिव्यांश उसका कॉल पिक करे। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक गाड़ी बेहद तेज स्पीड में चल रही थी। गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी भी वक्त गाड़ी पलट सकती थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं दिव्यांश बैठा था, जिसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी आंखें एकदम लाल नजर आ रही थी और चेहरे की नसें एकदम तनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर एक तूफान समेट रहा हो। उसकी लाल आंखें बता रही थी कि वो चीख कर रोना चाहता है, लेकिन अभी तक उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं निकली थी। लेकिन जैसे बादल गरजते हैं, अचानक से दिव्यांश ने भी गर्जना शुरू किया। वो जोरों से चिल्लाया, अपना मुंह पूरी तरह से खोलते हुए वो लगातार जोरों से चिल्लाए जा रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से कांप रहा था और अब उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। उसके कानों में कुछ लाइन गूंजने लगी थी, वो खिलौना नहीं है कोई जो टूट गया तो और नया आ जाएगा। वो दिल था मेरा जो तुमने तोड़ दिया, पर मैं फिर भी मुस्कुराऊंगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारी दुनिया से, क्योंकि तुमने कहा है जाने को। देखना जब वापस बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगी। दिव्यांश रोते हुए बोला, खिलौना? तुम खुद को खिलौना कहती हो चेरी? नहीं, तुम खिलौना नहीं हो, तुमने तो दूसरों को खिलौना बनाकर रख दिया है। जब तुम्हारा मन होता है तुम छोड़कर चली जाती हो, और जब तुम्हारा मन होता है तुम वापस आ जाती हो। तुम पहले भी ऐसी थी चेरी। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो तुम्हारा जब मेरे साथ खेलने का मन होता था तुम मेरे साथ खेल लेती थी, और जब नहीं मन होता था तो मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देती थी। और अब भी तुम बिल्कुल वैसी हो, और मैं पागल पहले भी तुम्हारे लिए तड़पता था और अब भी तड़पता हूँ। जब तुम मेरी हो ही नहीं तो फिर मुझे कहती भी क्यों हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? पहले भी तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए थी और अब भी तुम्हें बाकी पूरी दुनिया चाहिए। सिर्फ ये दिव्यांश नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज मांगी थी तुमसे कि तुम सिर्फ मेरी हो, पर तुम पूरी दुनिया की हुई और सिर्फ दिव्यांश रावत की नहीं हुई। खिलौना कहती हो तुम खुद को, लेकिन खिलौना तो तुमने मुझे बनाया, और इस कदर बनाया कि अब ये टूट गया।
तुम एक बार पहले भी मुझे बचपन में छोड़कर गई और अब भी छोड़कर चली गई। तुम मुझे छोड़कर चली गई चेरी, तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम कहती हो कि तुम मेरे पास वापस नहीं आओगी, मत आना तुम वापस, क्योंकि अब तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं। कोई इस दिव्यांश रावत को प्यार नहीं करता तो उसे जीने की क्या ज़रूरत है? उसे तो मर ही जाना चाहिए ना। और मॉम भी तो यही कहती है। उन्हें अफसोस है मेरे होने पर तो ठीक है, अब ये अफसोस खत्म करते हैं। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा जहां पर गहरी खाई थी। उसकी गाड़ी बड़ी स्पीड में उस खाई की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नज़रें उस खाई पर गहरी होती जा रही थी। अब उसने अपनी गाड़ी का आखिरी गियर लगाया और स्पीड और भी ज़्यादा तेज हो गई। उसकी आंखों में आंसू तेजी से बह रहे थे और आंखों के सामने बस एक ही चेहरा घूम रहा था और वो था सिर्फ चेरी का। और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और देखते ही देखते उसकी गाड़ी उस खाई में जा गिरी। गाड़ी खाई में गिरने की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी और फिर अचानक से धमाका हुआ और पंछी झाड़ियों से निकलकर ऊपर आसमान में उड़ने लगे। आग की लपटें उस खाई के अंदर से उठी और आसमान को छूने लगी। गहरे काले रंग के धुएं ने जैसे पूरे आसमान पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था और दिव्यांश की गाड़ी जलकर राख हो रही थी। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए टू स्टैक पर पाद सकते। इंस्टा आईडी काजल_अनेजा_राइट्स। अगर किसी को चैनल लिंक चाहिए तो इंस्टा की बायो में है और moonface.stack पर भी डाला हुआ है। चैनल पर मेरी बाकी की नॉवेल्स की इन्फो भी है। तकरीबन 1 महीने बाद कॉलेज के पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से मिश्री बाहर निकली। ड्राइविंग सीट से भी एक शख्स बाहर निकला। मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं अपनी क्लासेस की तरफ जा रही हूँ। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। तभी उस शख्स ने आवाज़ लगाते हुए उसे रोका। 1 मिनट सुनो मिश्री, मुझे तुमसे बात करनी है। मिश्री ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो शख्स दिखने में तकरीबन 25 साल का था। वो मिश्री की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोलिए अनुभव, आपको क्या कहना है? अनुभव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं, बस यही पूछ रहा था कि अपने इम्पोर्टेंट लेक्चर खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी क्या? उसके सवाल पर मिश्री थोड़ा परेशान होने लगी। वो अनुभव की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे जॉब पर जाना है अनुभव, और मैं वहाँ जाना मिस नहीं कर सकती। शायद संडे को मैं छुट्टी लूँ तो उस दिन हम लंच पर चलेंगे, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं। अनुभव का चेहरा अब मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने मिश्री के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, इट्स ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं संडे का इंतजार करूंगा। ये बोलकर अब उसने अपना हाथ वापस हटा लिया था, लेकिन किसी की नज़रें थी जो मिश्री पर टिकी थी और उसकी नज़रें मिश्री पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सामने एक लग्जरियस गाड़ी खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर ध्रुवांश बैठा था और उसकी गुस्से भरी नज़रें मिश्री पर ही टिकी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ तुम रहती भी कैसे? अगर तुम मेरे साथ रहती तो तुम्हारी ये जो दूसरों के साथ अय्याशी है वो कैसे पूरी होती? अपने घर से तो तुम 8:30 बजे की निकली हो, लेकिन कॉलेज तुम 10:30 बजे पहुंच रही हो, जबकि रास्ते के हिसाब से तो तुम्हें 9 बजे कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अय्याशी, वो भी तो जरूरी है ना? और फिर तुम दूसरों को लेक्चर देती हो कि दूसरे दगाबाज है, जबकि धोखेबाज तो तुम खुद हो। कभी एक लड़के के साथ रही ही नहीं, हमेशा लड़के बदलती रहती हो और उन्हें विश्वास भी दिलाती हो कि तुम सिर्फ उनकी हो, जबकि तुम्हें तो खुद नहीं पता तुम हो किसकी। थैंक गॉड मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अगर कुछ करता भी हूँ तो सामने से करता हूँ, तुम्हारी तरह चेहरे पर नकाब नहीं ओढ़ रखे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिश्री के लिए गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वही मिश्री अब वहाँ से अपनी क्लासेस की तरफ जा चुकी थी और अनुभव भी अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। अनुभव वहाँ का स्टूडेंट नहीं था, वो बस कुछ ही दिन पहले मिश्री का दोस्त बना था। जब एक दिन मिश्री कुछ गुंडों के जाल में फंस गई थी और अनुभव ने ही उसे बचाया था, उसके बाद से अनुभव उसका दोस्त बन गया था। अब ध्रुवांश की तीखी नज़रें अनुभव की गाड़ी की तरफ थी और अचानक ही उसने अपनी गाड़ी को अनुभव की गाड़ी के पीछे लगा दिया। कुछ ही दूरी पर आने पर उन दोनों की गाड़ी सड़क पर एक साथ चल रही थी और फिर देखते ही देखते ध्रुवांश की गाड़ी ने अनुभव की गाड़ी को ओवरटेक किया और एक झटके से उसने अनुभव की गाड़ी के आगे आते हुए ब्रेक लगा दी, तो अनुभव ने भी तुरंत ब्रेक लगाए। अगर वो गाड़ी की ब्रेक नहीं लगाता तो उन दोनों की गाड़ी का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता कि शायद दोनों की गाड़ियों में से कुछ नहीं बचता, और जब गाड़ियाँ ही नहीं बचती तो इंसान क्या ही बचता। अनुभव अब गुस्से से ध्रुवांश की तरफ देख रहा था। वो ध्रुवांश को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ध्रुवांश भी अब अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी के बोनट से टिककर खड़ा हो गया। वहीं अनुभव भी अपनी गाड़ी से बाहर आया और आकर ध्रुवांश के सामने खड़ा हुआ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हरकत की है तुमने?
ध्रुवांश ने अपनी पॉकेट से सिगरेट बॉक्स निकाला और सिगरेट अपने होठों में दबाकर लाइटर से जलाने के बाद बोला, काफी गुस्से में लग रहे हो ड्यूड, लेकिन इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें एक एडवाइस देने के लिए आया हूँ, वो एडवाइस जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करने से बचा सकती है। अनुभव उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, ओह रियली? ध्रुवांश रावत अपना सारा इम्पोर्टेंट काम छोड़कर मुझे एडवाइस देने के लिए आया है। जरा बताना, ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहते हो तुम मुझे? ध्रुवांश ने सिगरेट का कश भरा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिश्री को छोड़ दो। अनुभव सार्कास्टिकली बोला, ये मुझे एडवाइस कम और जलन ज्यादा लग रही है। वो तुम्हारी एक्स वाइफ है ना? अपनी एक्स वाइफ को किसी के साथ देख नहीं पा रहे हो क्या? उसे किसी और के साथ देखकर बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है कि तुम्हारे छोड़ने के बावजूद मिश्री अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है? ध्रुवांश ने अगले ही पल उसका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से कांपते हुए बोला, ध्रुवांश रावत के ईगो के बारे में बात भी मत करना, तुम उसकी ईगो तक पहुंचने की औकात भी नहीं रखते। अनुभव ने उसका हाथ एक झटके से नीचे की तरफ किया और बोला, मुझे मत बताओ मेरी औकात क्या है और क्या नहीं। अनुभव जिंदल नाम है मेरा, और जिंदल अंपायर के बारे में तो सुना होगा तुमने। तुम्हारी तरह कॉलेज में सिर्फ अयाशी या फिर रात को वन नाइट स्टैंड नहीं करता। पूरा जिंदल अंपायर संभालता हूँ मैं, वहाँ का सीईओ हूँ, तो तुमसे तो ज्यादा ही है औकात मेरी। कम से कम तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसों पर तो अयाशी नहीं करता। उसकी बात पर अब ध्रुवांश का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से कांप रहा था। अनुभव अब उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोला, ये जो जलन तुम्हें हो रही है ना, इसका इलाज है मेरे पास। जाओ और जाकर अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। जब वो तुम्हें बेबी सिट करेगी ना, तो तुम्हारा मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा। और अपनी ये एडवाइस अपने पास ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मिश्री मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन अगर मुझे उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिला ना, तो ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। सो नाउ आगे से इस तरह से अपनी गाड़ी मेरे सामने मत रोकना, कोई फायदा नहीं होगा। ये बोलकर अनुभव अब तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और ध्रुवांश गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। अनुभव की कही हुई हर एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। वो अपने जबड़े गुस्से से कसते हुए बोला, जस्ट फ्रेंड हूँ। जो दोस्त होते हैं ना, उनके साथ गाड़ियों में 2-2 घंटे नहीं बिताए जाते। लगता है मिश्री के साथ रहकर उसके साथ रहने वाले लोग भी झूठ बोलने में माहिर होने लगे हैं। पर कोई बात नहीं, सच तो सामने आएगा ही, और जब आएगा तो तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब डेंजरस एक्सप्रेशन थे। अगर आप लोगों में से कोई मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना चाहता है तो वह लोग इंस्टा ID Kajal_Aneja_ के बायो से लिंक ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन रावी इस वक्त किचन में थी और अपने लिए जूस ले रही थी। जूस का गिलास अपने हाथ में लेकर वो बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और जूस पीने लगी। तभी अभिमन्यु उसके सामने आकर बैठा। जैसे ही रावी ने अभिमन्यु को देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अगले ही पल उसने अपना जूस का गिलास वहीं छोड़ा और अपनी चेयर से उठकर वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। अभिमन्यु ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। रावी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती हूँ मिस्टर अभिमन्यु खुराना। ये बोलकर उसने अपनी कलाई को छुड़ाया और तुरंत वहां से सोफे की तरफ बढ़ गई। अब वो सोफे पर बैठी और सामने LED स्क्रीन की तरफ देखने लगी, जहां पर लाइव न्यूज चल रही थी, जिस पर दिखाया जा रहा था कि व्योम रावत ने आज एक और अनाउंसमेंट की है। जो भी उसे उसके बेटे दिव्यांश रावत के बारे में न्यूज देगा, व्योम उसे पूरे 50 करोड़ रुपए देगा। वो न्यूज हर एक चैनल की ब्रेकिंग हेडलाइन बनी हुई थी। उस न्यूज को देखते हुए रावी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, कहाँ हो आप दिव्यांश भाई? प्लीज वापस आ जाओ, आपकी बहुत याद आती है। पता नहीं आप कहाँ चले गए हो। ये बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। तभी अभिमन्यु ने उसके सामने आकर अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। रावी ने एक नज़र उसे देखा और फिर सोफे से उठकर सामने की तरफ चली गई, जहां सीढ़ियां थी, और फिर सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में आ गई। उसका रूम वो नहीं था जहां पर अभिमन्यु रहता था, बल्कि उसका रूम सेपरेट था। जिस दिन अभिमन्यु ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, उसके बाद से ही उसने अपने लिए सेपरेट रूम रेडी करवा लिया था और वहां रहने लगी थी, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे रोक जाए। अभिमन्यु तुरंत उसके पीछे पीछे आया। जैसे ही रावी रूम का दरवाजा बंद करने लगी, अभिमन्यु ने दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज एक बार बात तो सुन लो यार मिस वाइन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू है,
तुम कॉलेज जाने वाली हो या नहीं? रावी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको समझ में नहीं आता है क्या मिस्टर अभिमन्यु खुराना? मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो आप मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं? ये बोलकर उसने एक बार फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अभिमन्यु ने अपना हाथ और भी ज्यादा प्रेशर के साथ दरवाजे पर रखा और अंदर की तरफ खोलते हुए बोला, और मैंने भी अगर एक बार कह दिया कि मुझे तुमसे बात करनी है तो करनी है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। रावी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, हाँ मैं आपको कहाँ रोक सकती हूँ? जब आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे मैं तब भी आपको नहीं रोक पाए, अब तो रोक ही क्या पाऊंगी। बातें करने के बाद आप एक बार फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना मिस्टर अभिमन्यु खाना? स्टार्टिंग ही जबरदस्ती से कीजिए ना, या फिर आपको जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं, जो आपको चाहिए मैं यूं ही आपको दे देती हूँ। ये बोलकर अगले ही पल उसने अपनी कुर्ती को एक झटके से खींचा तो वो कुर्ती सामने से पूरी तरह फट गई। अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गई। इस वक्त एक सर्वेंट वहां पर आए, उसके हाथ में जूस का गिलास था। रावी ने जब अपना जूस का गिलास डाइनिंग टेबल पर यूं ही रख दिया तो सुकन्या जी ने दूसरा जूस उसके लिए भिजवा दिया था। बेशक से रावी अभिमन्यु से बात नहीं करती थी, लेकिन वो सुकन्या जी से बात भी करती थी और सुकन्या की भी उसे अच्छी तरह से समझ रही थी। उन्हें भी रावी के लिए हमदर्दी थी और अभिमन्यु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने अपने बिजनेस राइवल को हराने के लिए यूं उसकी बेटी का इस्तेमाल करने का सोचा। पर अब उन्हें अभिमन्यु पर तरस भी आता था, जो रावी को मनाने की हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहा था, लेकिन रावी मान ही नहीं रही थी। जैसे ही वो सर्वेंट दरवाजे पर आकर खड़ी हुई उसकी नज़र रावी पर गई, जिसने अभी अभी अपनी कुर्ती को फाड़ा था। अगले ही पल अभिमन्यु ने गुस्से से उस सर्वेंट की तरफ देखा और बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हद दर्जे का गुस्सा था। वो सर्वेंट सर झुकाकर बोली, माफ कर दीजिए मालिक। ये बोलकर वो वहां से जाती उससे पहले रावी उसे रोककर बोली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए जूस लेकर आए हैं ना, आप तो दीजिए, मुझे जूस दीजिए। ये बोलते हुए वो उस सर्वेंट की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, तमाशा बंद करो रावी, हालत देखो, तुम किसी के सामने जाने लायक हो, कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रावी व्यंग्य से हंसते हुए बोली, इज्जत की बात भी कौन कर रहा है, जो खुद दूसरों की इज्जत के साथ खेल चुका है, रेप जैसी चीज कर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए और उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। रावी की दर्द से आह निकल गई। उस सर्वेंट का हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है, यहाँ से जाना है या यहाँ पर रुकना है। वो बस अपना सर झुकाकर खड़ी थी और अब अभिमन्यु ने अपने दूसरे हाथ से वो जूस का गिलास अपने हाथ में लिया और जोर से नीचे जमीन पर पटक कर बोला, जब मैंने कहा यहाँ से जाओ इट मीन्स यहाँ से जाओ। वो सर्वेंट अब तुरंत वहां से भाग गई और रावी के चेहरे पर एक बार फिर से सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस आ गए। अभिमन्यु ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं होती जा रही हो तुम आजकल। रावी मुस्कुराए और बोली, क्योंकि शर्म लिहाज करने में कुछ रखा नहीं है मिस्टर अभिमन्यु खुराना, मैं तो कहती हूँ आप भी ये नकाब उतारिए। ये जो माफी मांगने का और मुझसे बात करने की कोशिश, मुझे मनाने की कोशिश है, उन सब के पीछे छिपे हुए अपने इरादों को बाहर लाइए। अब आप क्या करना चाहते हैं? मेरे डैड ने आपके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। बेशक से इस वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर चल रहा है, क्योंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बिजनेस को एक आंच तक नहीं आने दी। और अगर दिव्यांश भाई यहाँ पर होते ना तो आप मुंह के बल गिरते, पर फिर भी आपने हार नहीं मानी। अब आप एक बार फिर से मुझे इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं ताकि आप मेरे साथ कुछ ऐसा कर सके कि इस बार मेरे डैड आपसे हार जाए, लेकिन बेशक से कुछ भी कर लीजिए मिस्टर अभिमन्यु खुराना, आप मेरे डैड को हरा नहीं सकते, कभी भी नहीं हरा सकते। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अभिमन्यु के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। एक झटके से अब उसने खुद को अभिमन्यु से छुड़ाया और अगले ही पल वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में आते ही उसने दरवाजा लॉक किया और फिर जाकर वॉश बेसिन के सामने खड़ी हो गई। अभिमन्यु बाहर से लगातार दरवाजा नॉक कर रहा था, लेकिन रावी दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। रावत मेंशन में व्योम तेज कदमों से घर के अंदर आया और अंदर आते ही उसने सर्वेंट से पूछा, क्राई बेबी। उस सर्वेंट ने तुरंत सामने वाले रूम की तरफ इशारा कर दिया, जो व्योम और धरा का रूम ही था। अब व्योम जल्दी से अंदर की तरफ आया, जहां धरा बिस्तर पर लेटी हुई थी और ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। वो जाकर जल्दी से धरा के बगल में बेड पर बैठा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या करती हो तुम क्राई बेबी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें बेड से उठना तक नहीं है, तो तुम किचन में क्या लेने गई थी? मैंने तुम्हें मना किया हुआ है ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी,
किचन में भी नहीं जाओगी तो तुम क्यों गई किचन में? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? धरा ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए बोली, अगर कुछ हो जाता तो अच्छा होता मिस्टर रावत, कम से कम ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती जो पिछले 1 महीने से कर रही हूँ। अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए तरस गई हूँ मैं और वो ना जाने कहाँ है, किस हाल में है, और पता नहीं वो जिंदा भी है या। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई थी। व्योम तुरंत बोला, खबरदार अगर तुमने इसके अलावा और कुछ कहा तो क्राई बेबी, कुछ नहीं होगा हमारे दिव्यांश को। इतना कमजोर नहीं है वो, व्योम रावत का खून है वो और व्योम रावत का खून इतना कमजोर नहीं हो सकता। धरा रोते हुए बोली, लेकिन प्यार अच्छे अच्छे को कमजोर बना देता है मिस्टर रावत, तभी तो मेरा दिव्यांश कमजोर पड़ गया। मुझे तो समझ में नहीं आता दिव्यांश के लिए मैं गुनहगार किसको ठहराऊं, उसके प्यार को खुद को या फिर उस लड़की को जिसे मैंने अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया और उसने मेरे बच्चे को ही मुझसे छीन लिया। उसकी बात पर व्योम अब खामोश हो गया था। धरा चेरी के बारे में बोल रही थी।